तो एक तो लगभग अब डिक्लेयर होने वाला है, 450 रन का टारगेट है, तो मान के चलिए ऊपर वाला कोई चमत्कार है तभी हो सकता है कुछ, वरना 4-1 से सीरीज़ हम ऐसा लग रहा है कि हार रहे हैं। और क्रिकेट के बारे में तो आपने सुन ही लिया सब कुछ। कल बड़ा ख़ास दिन है और इसीलिए आज अचानक मुझे दोपहर को लगा कि आज की कहानी कुछ अलग होनी चाहिए। कल बल्कि मैं कहूँ तो कल भी ज़्यादा होगा, लगभग इस वक्त 9 बज चुका है और 7:30 बजे का अगर मैं कहूँ तो 1.5 घंटा, मतलब 10 साढ़े 10 घंटे के बाद कल का दिन इस दुनिया में आतंक और आतंकवाद के लिए शायद सबसे ख़तरनाक दिन था। मैं बात कर रहा हूँ 9/11 की, जिसके कल 17 साल पूरे हो जाएंगे। 2001 में ये हुआ था और 11 सितंबर तारीख़ थी। जो पहला प्लेन क्रैश किया था वो सुबह 7:25 के आसपास किया था और इसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। टीवी के हिसाब से, या फिर मैं कहूँ कि ये जो आतंक का जो चेहरा है, इसको अगर किसी ने बदलने का काम किया था ये 9/11 था, दोनों अलग अलग सूरत में। पहला ये कि दुनिया भर के अरबों लोगों ने पहली बार एक तस्वीर देखी, एक मंज़र देखा लाइव, कि कैसे एक के बाद एक 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से अमेरिका के टकरा रहा है और पूरी बिल्डिंग कैसे अचानक गिर जाती है, ज़मींदोज़ हो जाती है, देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह ढह जाती है। वो तस्वीर आज भी शायद मुझे लगता है जिसने भी देखा वो कभी भुला नहीं पाएगा जब तक वो ज़िंदा है, क्योंकि आतंक का ये ऐसा चेहरा लाइव, इतना विभत्स, हम सब ने पहली बार देखा था। तो एक तो उस तस्वीर ने इस 9/11 को हमेशा ज़िंदा रखा। दूसरा, इस 9/11 के बाद जो आतंक को लेकर दुनिया भर में एक आवाज़ उठी, तमाम चीज़ें हुई, वो एक इतिहास है। और वो 9/11 ही है जिसके बाद अमेरिका में कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ और उन्होंने अपने सारे सुरक्षा के कानून चेंज किए, सब कुछ किए। तो 9/11 अलकायदा का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 9/11 में किस तरीके से सारी चीज़ें हुई ये भी आपको पता है। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 9/11 को मैं अलग अलग अगर कैटेगरी में बांटूँ तो वो जो इसके पीछे की कहानी है, मैं चाहता हूँ कि वो आप, अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो वो समझें। पहला, हम में से कितना लोग ये जानता है कि 9/11 हुआ क्यों, ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को निशाना क्यों बनाया। पहली चीज़, प्लेन से ही अमेरिका में हमला करना है, ये आइडिया उसको कहाँ से आया। तीसरा, प्लेन को बम बनाकर अमेरिका पे ही गिराने के लिए जो ट्रेनिंग देने का तरीका था, जो आइडिया था, वो उसके दिमाग में कहाँ से आया। 4, कैसे उसने 19 लोगों की एक टीम बनाई, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, फिर वो बारी बारी से अलग अलग किस्तों में, अलग अलग खेप में अमेरिका पहुँचे, वो पूरी प्लानिंग क्या थी। लास्ट, कैसे प्लेन को हाईजैक करना था और हर एक को क्या क्या रूट दिया गया था। तो ये अलग अलग चरणों में पूरी कहानी है। इस कहानी की कायदे से 9/11 हुआ 2001 में, लेकिन इस पूरी साजिश को बुनना शुरू हो गया था 3 साल पहले, 1998 में। 97-98 के दौरान अमेरिका और बाकी मुल्क, जब अलकायदा ने चूँकि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन किए थे, तो उसको लेके अलकायदा के ख़िलाफ़ ज़ोरों शोर से लड़ाई छिड़ गई थी और जगह जगह पे अमेरिका बमबारी कर रहा था। अफ़गानिस्तान में लगातार जितने भी ठिकाने थे जो शक के घेरे में थे उन पे हो रहा था। कई जगह पे लीबिया में भी अमेरिका ने अटैक किया अलकायदा के शक में, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये जब अमेरिका के हमले बढ़े तो दुनिया को डराने और दहलाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने जो सबसे पहला बड़ा आतंकी हमला प्लान किया था, वो 7 अगस्त 1998 को किया था, जब तंजानिया और कीनिया में अमेरिका के 2 दूतावास पर आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें करीब 300 लोग मारे गए। इसको ओसामा बिन लादेन अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मानता था। उसके बाद फिर बदले में अलकायदा के ख़िलाफ़ हमले शुरू हुए, तो उससे ओसामा बिन लादेन थोड़ा परेशान हो गया।
तो तंजानिया में और कीनिया में जब ये हमला हुआ 300 लोग मारे गए तो ओसामा बिन लादेन का थोड़ा हौसला बढ़ा। उसने कहा कि हम इससे भी बड़ा कुछ हमला कर सकते हैं। और चूंकि अमेरिकी दूतावास पे हुआ था और लादेन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका, तो उसने कहा अमेरिका को चोट पहुंचाने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहिए। तो वो इस 7 अगस्त को पहली बार उसको ये आइडिया आया, जब तंजानिया और कीनिया में सक्सेसफुल उसने अपना ऑपरेशन को अंजाम दिया कि हमें कुछ करना है। वहाँ से उसने सोचना शुरू किया, लेकिन क्या करना है तब तक उसके पास कोई आइडिया नहीं था। अब धीरे धीरे जब उसने सोचना शुरू किया तो उसके दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रही थी। एक तो ये था कि अमेरिका को टारगेट करना ही है। दूसरा, जो ओसामा बिन लादेन का बाप था वो 1967 में एक प्लेन क्रैश में मारा गया था। तो प्लेन क्रैश उसके जहन में था। मोहम्मद बिन आवाद बिन लादेन ओसामा बिन लादेन के फादर का नाम है ये। और ये 3 सितंबर 1967 की बात है। और तब ओसामा बिन लादेन 10 साल का था और एक विमान हादसे में उसके फादर की डेथ हो गई। इसके बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर लेबनान पे बमबारी की थी और उसमें बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें ढह गई थी। ये चीज़ें ओसामा बिन लादेन ने देखी थी कि बमबारी से कैसे बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह ढहती है। ये लेबनान में हुआ था। देन इसके बाद थोड़ा वक्त बीतता है और 29 मई 1988 को ओसामा बिन लादेन का जो बड़ा भाई था, इनके बहुत सारे भाई हैं, तो बड़ा भाई जो सबसे ज़्यादा था सालेम बिन लादेन, वो अमेरिका में एक प्लेन क्रैश में मारा गया। तो अब 3 चीज़ें ओसामा के सामने थी, 4 चीज़ें बल्कि। एक, कीनिया और तंजानिया में दूतावास पर अटैक, 300 लोग मारे गए, ओसामा बहुत खुश। दूसरा, उसके अपने फादर की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई, वो उसके दिमाग में ताज़ा। तीसरा, इजराइल और अमेरिका ने लेबनान पे हमला किया था जिसमें बहुत सारी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई, वो उसने देखा। चौथा, उसके बड़े भाई का यूएस में ही एक प्लेन क्रैश में मौत। ये 4 चीज़ें उसके दिमाग में थी और उसके बाद उसने अब सोचना था कि अमेरिका के खिलाफ करना क्या है। अफ़गानिस्तान की बात है ये, और ये 1998 की ही बात है। 7 अगस्त में अटैक हुआ था यूएस एम्बेसी पे तंजानिया और कीनिया के, और उसी के बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में अब ये एक बड़ा प्लान कर रहा है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। तो वो अफ़गानिस्तान के एक बंकर में, अफ़गानिस्तान में वो छुपा रहता था, तो वहीं के एक बंकर में था और एक दिन उससे 2 लोग मिलने के लिए आते हैं। और ये दोनों जो थे वो बहुत ही ओसामा बिन लादेन के ख़ास लोग थे। एक खालिद शेख मोहम्मद और जो दूसरा था वो मोहम्मद आतिफ़। खालिद शेख जो मोहम्मद था, ये 1996 में सूडान में जब अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था, अलकायदा ने किया था, तो ये उसका मास्टरमाइंड था। ओसामा बिन लादेन ने इसी को रिक्रूट किया था और ये बहुत सारे ऐसे जो प्लानिंग करता था आतंकवादी हमले को कैसे अंजाम देना, तो पूरी टीम थी लादेन के पास। तो खालिद शेख मोहम्मद का सिर्फ काम ये था कि कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे साजिश को अंजाम देना है, जबकि जो मोहम्मद आतिफ़ था वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम करता था, उनको जिहादी बनाने का, फ़िदाईन बनाने का, ह्यूमन बॉम्ब बनाने का काम करता था मोहम्मद आतिफ़, और ये दोनों बड़े ख़ास थे। तो सितंबर अक्टूबर के महीने में अफ़गानिस्तान में आतिफ़ और शेख मोहम्मद ओसामा बिन लादेन से मिलते हैं। ओसामा बिन लादेन उन्हें अपना सोच बताता है कि उसे अमेरिका पे बहुत बड़ा हमला करना है, और फिर वो कहता है कि क्या करें। और वहीं उसी मीटिंग में ये तय होता है कि अमेरिका की सरज़मीन पर अमेरिकी जहाज़ को ही बम की तरह इस्तेमाल करके और अलग अलग जगहों पे गिराएंगे, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जिसमें पेंटागन जो उनका डिफेंस मिनिस्ट्री यूएस का है वो है। इसके अलावा एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट था, वो था अमेरिका की राजधानी, वहाँ पे भी एक प्लेन को ले जाना था, वाशिंगटन। तो अब ये 3 लोगों के बीच में पहली बार प्लानिंग हो जाती है। अब प्लानिंग के बाद ये है कि अमेरिका में घुस के अमेरिकी प्लेन को हाईजैक करके अमेरिका पर ही गिराना, बोलना आसान है, काम मुश्किल है। तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले जो खालिद शेख मोहम्मद था, उसको ओसामा बिन लादेन फंडिंग का काम देता है कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आप फंड जुटाओ, और आतिफ़ को काम देता है कि इसके लिए तुम टीम बनाओ और उनको ट्रेनिंग दो। मीटिंग ख़त्म होती है, दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लगभग साल भर गुजरता है। ये 98 की मीटिंग थी, 99 की शुरुआत में ही।
सबसे पहले 4 लोगों को, जो फिदाइन की टीम थी, वो सऊदी अरब से चुना जाता है, आतिफ चुनता है। और इसके अलावा 15 लोगों को पाकिस्तान से चुना जाता है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और ये तमाम जगहों पे। तो 19 लोगों की एक टीम बनाई जाती है और इन 19 के 19 लोगों को कराची लाया जाता है पाकिस्तान में, और वहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है। इनकी ट्रेनिंग वैसे नहीं कि मरना है, ये करना। इनकी ट्रेनिंग थी कि यूएस में जाकर कैसे कपड़े पहनने हैं, अंग्रेज़ी कैसे बोलनी है। तो इन सब की इंग्लिश की ट्रेनिंग होती है। इनको वहाँ के रहन सहन और सारे एटिकेट सिखाए जाते हैं। और ये कि आप सब पढ़े लिखे लोग, और ये इनमें से ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग थे, तो उनको पूरी बेसिक जो ट्रेनिंग होती है वो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग का काम 1999 से 2000 तक चलता है। 19 लोगों की पूरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। अब ये था कि इन्हें अमेरिका पहुंचाना है, और अमेरिका पहुंचाने के बाद आगे की ट्रेनिंग होनी है। तो जो ओसामा बिन लादेन का जो पहला चरण था पूरा इसका, वो तैयार हो जाता है। वो इस तरीके से कि मीटिंग होती है, 19 लोगों को चुना जाता है, 19 लोगों को बताया जाता है और 19 लोगों की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद अब इन्हें अमेरिका पहुंचाना। तो अमेरिका पहुंचाने के लिए इन सब के पहले सब कुछ कागजात तैयार होता है। उसके बाद सन 2000 में पहली बार, 2000 के सेकंड हाफ में, मतलब जून के बाद, जो 19 लोग चुने गए थे इस मिशन के लिए, उनमें से 5 लोगों को 5-5 की टीम बनाई जाती है अलग अलग पहले। लेकिन जो 19 लोग थे उनमें से साल 2000 में सबसे पहले 3 लोग थे, खालिद अल मेदर, नवाफ अल हाजमी, और एक और था, लेकिन उसको फिर बाद में हटा दिया गया क्योंकि वीज़ा में प्रॉब्लम थी। तो 2 लोगों को चुना गया पहली खेप में यूएस भेजने के लिए। ये दोनों जनवरी 2000 में सैन डियागो, अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पहुँचते हैं अकेले दोनों। और वहाँ जाके वहाँ की एक जो फ्लाइंग क्लब थी लोकल, वहाँ एडमिशन ले लेते हैं, और प्राइवेट फ्लाइंग क्लब लोकल में। तो वहाँ वो प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं 2 लोग, जनवरी 2002 में जाकर। इनके जाने के ठीक 1 महीने के बाद, फरवरी 2000 में, मोहम्मद अता, मारवान अल शेडी और ज़ियाद ज़र्रा, 3 लोग, उनके पहले खेप में 2 गए, उसके बाद अब ये 3 लोग ये पहुंचते हैं अमेरिका। और ये अमेरिका में सैन डियागो नहीं जाते जहाँ पे वो पहले 2 गए थे, ये जाते हैं फ्लोरिडा शहर में, और फ्लोरिडा में जाकर वहाँ की एक प्राइवेट फ्लाइंग क्लब में एडमिशन ले लेते हैं। तो पहला 2 गया, उसके बाद ये 3 गए। पहला जनवरी में गया, दूसरा फरवरी में गया। इसके बाद शक ना हो इसलिए अगले 8-9 महीने तक कोई नहीं जाता। फिर दिसंबर में छठा जाता है, उसका नाम था हानी इंजौर। ये फिर सैन डियागो जाता है जहाँ पहले 2 पहुँचे थे, और वहाँ जाके उसी फ्लाइंग क्लब में एडमिशन ले लेता है, लेकिन ये अनजान रहता है कि वो उन दोनों को नहीं जानता। तो जो 19 लोग थे उनमें से सिर्फ 6 लोगों को जनवरी से लेकर दिसंबर 2000 तक यूएस के 2 अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। वहाँ इनको फ्लाइंग क्लब में एडमिशन मिलता है, वहाँ वो प्लेन उड़ाना सीखने लगते हैं। अब इनकी ट्रेनिंग चल रही है, जनवरी से दिसंबर तक एक है, उसके बाद साल 2001 आता है। अब साल 2001 में ये 6 चुके पहुंच चुके हैं वहाँ पे अलग अलग खेप में, 19 में से अब बचे 13। ये 13 लोग 2001 के शुरुआत में अलग अलग अमेरिका पहुंचते हैं। इन सबको वीज़ा मिल चुका था। अब ये वहाँ जाकर अपना अलग अलग सब रहने लगते हैं अलग अलग शहरों में। तो 6 फ्लाइंग क्लब में जाकर एडमिशन लेके ट्रेनिंग ले रहा, ट्रेनिंग लगभग होने वाला उनका कंप्लीट, और बाकी के जो 13 हैं वो अलग खेप में पहुँचते हैं। तो जिन 19 लोगों को चुना गया 2001 के मार्च से पहले पहले, वो 19 के 19 अब यूएस में थे, अमेरिका में थे, अलग अलग शहरों में थे। तो 2 चरण पूरा हो चुका था। पहला करना क्या है, दूसरा टीम बनाना, और फिर उनको ट्रेनिंग देना।
तो दोनों चरण जब पूरा हो गया और इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, मार्च से उसके बाद वक्त बीतता है, 6 महीना गुजर जाता है, तब तक सबकी ट्रेनिंग हो गई। अब ये 6 महीने के बाद ये 19 लोग जो थे ये अलग अलग शहरों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद दिन चुना जाता है 11 सितंबर 2001। इन 19 लोगों में से 5 5 5 और एक 4 ग्रुप बनाया जाता है। एक टीम में 5 लोग, दूसरे में 5 लोग, तीसरे में 5 लोग और चौथे में 4। और इनको टारगेट दिया जाता है इन 4 ग्रुप को कि तुम अलग अलग 4 प्लेन को हाईजैक करोगे। तो जो पहला 5 था ग्रुप, वो 11 सितंबर सन 2001 सुबह 7:15 पहला प्लेन जो वहाँ से उड़ा था 7:15, ये जा रहा था बोस्टन के लोगान एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए। डोमेस्टिक, सारे प्लेन डोमेस्टिक थे। तो 11 सितंबर की सुबह 7:15 पर जो पहली फ्लाइट में 5 आतंकवादी चढ़े ओसामा बिन लादेन के, वो बोस्टन टू लॉस एंजलिस के लिए था। इस प्लेन में कुल 92 मुसाफिर सवार थे, 92। सुबह 7:59 पर इसने उड़ान भरी और ठीक 8:15 पे, मतलब 16 मिनट के बाद ही ये 5 आतंकवादी जो बैठे हुए थे, उस वक्त तक अमेरिका के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी, इतनी सख्ती नहीं होती थी, तो उनकी तलाशी ऊपर तक तो ली गई, नीचे नहीं ली गई, और उनके जूते में और यहाँ वो सारी चीज़ें थी। तो ये 5 आतंकवादी अचानक खड़े होते हैं और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। पायलट और को पायलट को साइड करते हैं और एक इनमें से पायलट की अपनी और दूसरा को पायलट की भूमिका में आ जाता है और सीट पे बैठ जाता है। उस वक्त तक केबिन जो पायलट का होता था वो ओपन हुआ करता था। अब यह है कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो वो बंद होता है। वो जब तक एक कोड होता है, वो कोड सिर्फ जो एयर होस्टेस की जो कैप्टन होती है उसे पता होता है या पायलट और को पायलट को होता है। तो उस वक्त ऐसा नहीं था। तो 5 ये चढ़ते हैं और उसके बाद पायलट और को पायलट पे कब्जा करते हैं और बाकी लोग गन के इस पर जो 92 पैसेंजर थे उनको कंट्रोल में करते हैं और ये प्लेन हाईजैक हो गया। ये 7:15 पे हुआ। 15 मिनट गुजरता है, 5 आतंकवादियों को जो दूसरी टीम थी, ठीक 7:30 पर ये भी बोस्टन से उड़ान भरता है। और इसके बाद इस प्लेन में 65 मुसाफिर सवार थे। ये यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट थी। उसके बाद ये जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, थोड़ी देर के बाद फिर ये 5 उठते हैं, उसी तरीके से हथियार के बलबूते पर पैसेंजर को कंट्रोल करते हैं। 2 जाकर पायलट और को पायलट को कंट्रोल करता है और प्लेन का कमान अब इनके हाथ में था। तो 7:15 पे पहला और 7:30 पे दूसरा, 2 प्लेन अब तक हाईजैक हो चुके थे। अब ठीक 10 मिनट के बाद 7:40 का वक्त होता है। यूएस के एक शहर जो है वो ड्यूलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, यहाँ पे फिर 5 आतंकवादी चढ़ते हैं। इस बार भी अमेरिकन एयरलाइंस का फ्लाइट था और ये ड्यूलस एयरपोर्ट पर वर्जीनिया के रास्ते लॉस एंजलिस ये फ्लाइट जारी थी, डोमेस्टिक। इसमें ये 5 पहुँचते हैं और इस प्लेन में 64 मुसाफिर थे, 64। सेम वही तरीका, हथियारों के बल पे पहले पैसेंजर को इधर कंट्रोल में और 2 लोग जाकर पायलट और को पायलट को कंट्रोल में करते हैं। तो 7:15, 7:30, 7:40, मतलब 25 मिनट में अमेरिका के आसमान में उड़ रहा 3 प्लेन अब आतंकवादियों के कब्जे में था। अब 8:20 आता है, मतलब जो चौथा और आखिरी था वो 40 मिनट के बाद, 7:40 पे तीसरा हुआ था और 8:20 पे अब न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक यूनाइटेड एयरलाइंस का ये भी फ़्लाइट था और ये न्यू जर्सी के रास्ते सैन फ्रांसिस्को जा रही थी ये फ़्लाइट। इसमें 4 लोग थे, 4 आतंकवादी थे। पहले 3 में 5 थे, इसमें 4 थे और इसमें कुल 44 मुसाफिर सवार थे। प्लेन उड़ता है सेम पहले 3 की तरीके से, हथियार दिखाते हैं, पैसेंजर को कंट्रोल करते हैं और 2 उनमें से जाकर पायलट और को पायलट को अपने कंट्रोल में लेता है और प्लेन पे इसका कब्जा। तो साजिश का तीसरा चरण अब पूरा हो चुका था।
पहली प्लानिंग, दूसरी ट्रेनिंग, अब तीसरा प्लेन को कब्जा। तो 8:20 पे 7:15 से लेके 8:20 तक आसमान में यूएस के 4 प्लेन प्राइवेट एयरलाइंस उड़ रहा है और चारों आतंकवादियों के कब्जे में। अब यहां तक तो सारी तैयारी पूरी थी। अब ये जो 19 लोग थे, 5, 5, 5 और एक में 4, इन सबको बता दिया गया था पहले से, और इसीलिए इन्होंने उन प्लेन को हाईजैक किया था जिनका जो इनकी मंजिल थी, जो डायरेक्शन था। तो 3 साल की 1998 की ये साजिश थी। 3 साल की पूरी साजिश का 3 चरण पूरा हो चुका था और पूरी साजिश अब अपने आखिरी मकाम पर थी, आखिरी मंजिल पर थी। अब बस अटैक करना था। अब 7:15 पे जो पहला प्लेन हाईजैक हुआ था, वही प्लेन 8:46 पर सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जाता है। पायलट को मालूम था, ट्रेनिंग ले चुका था, वो प्लेन का डायरेक्शन चेंज करता है और सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ ले जाता है और ले जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा देता है। जो तस्वीर आप सब ने देखी, आज भी आप देख सकते हैं, क्राइम तक पे टीज़र पे भी है वो। तो वो सीधा ले जाके टकरा देता है। जैसे ही टकराता है उसमें आग लग जाती है और इस हमले में जब ये पहला प्लेन टकराया था तो जो नुकसान होता है उसमें कहते हैं कि करीब उस वक्त 1355 लोग मारे गए थे पहले ही अटैक में, पहला जो प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया था। तो 8:46 पे ये प्लेन जो है वो टकराता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, और इसके ठीक 17 मिनट के बाद 9:03 पर दूसरा प्लेन उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हिस्से के दूसरी तरफ से आकर टकराता है। जो उसका पायलट था वो तब तक धुआं उठ रहा है, सब कुछ हो रहा है, अभी बिल्डिंग गिरी नहीं है, लेकिन जिस फ्लोर से टकराया वहाँ पे और उस फ्लोर के ऊपर और नीचे के तमाम लोग ज़्यादातर मारे गए हैं। और उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जहाँ से धुआं और आग सब कुछ निकल रहा है, ठीक 11 मिनट के बाद दूसरा प्लेन आता है और उसको हिट करता है। 10 से 11 मिनट के अंदर 2 प्लेन का इस तरीके से, और प्लेन जब हिट करता है तो अपने आप में वो आग का गोला ही होता है। देखते ही देखते उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूं नीचे। तो ये जो दूसरा गिरा था इसमें 637 लोग मारे गए थे। तो कायदे से 1355 वो और 637 ये, अब जोड़ लीजिए करीब करीब 2000 लोग। तो 2 प्लेन 4 थे, 2 ने अपना जो उनको टारगेट दिया गया था पूरा कर लिया। अब इसके ठीक 9:03 पे हुआ था दूसरा। 30 मिनट के बाद 9:37 पर पेंटागन मुख्यालय, ये जो इनका ये आर्लिंगटन में है और यूएस का जो सुरक्षा विभाग है उसका हेडक्वार्टर है ये। तो तीसरा प्लेन सीधा पेंटागन मुख्यालय पे ले जाके गिरा देते हैं। हालांकि इनका भी ये है कि थोड़ा सा वो चूक गया था, वरना जिस तरीके से उनकी पूरी प्लानिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो जब पेंटागन में ये जाके गिराते हैं तो इस तीसरे हमले में 189 लोगों की जान जाती है। तो अब तक 3 प्लेन क्रैश कर चुका था। इस दौरान में यूएस आर्मी, तमाम सुरक्षा विभाग, एफबीआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये सारे लोग अफरा तफरी में थे। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एक के बाद एक आ रहा था। तब तक उन्होंने ये पता करना शुरू कर दिया था कि और ऐसे कितने हैं प्लेन जो अपने डायरेक्शन में, जिनको एटीसी के रूट के हिसाब से चलना चाहिए, वो अलग से चल रहे हैं। और ये हुआ कि अब ये कहीं भी गिर सकता है, तो इसलिए ऐसे प्लेन को चिन्हित करके और फिर उन्हें यह कि उनको उस मंजिल से पहुंचने से पहले या तो फिर मजबूरी है तो मार गिराओ। अब इसी बीच जो चौथा प्लेन जो सबसे आखिर में उड़ा था, सुबह 10:03 पर, ये शैंक्सविले है पेंसिल्वेनिया के पास। इस प्लेन को आतंकवादियों को, इसमें 4 लोग थे, इनको ले जाना था वॉशिंगटन और वॉशिंगटन में गिराना था। वॉशिंगटन में जो वाइट हाउस है वो पूरा नो फ्लाइंग जोन है, जैसे अपने दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस या प्रेसिडेंट हाउस, इन सब के ऊपर प्लेन नहीं उड़ सकता। इसको नो फ्लाइंग जोन कहते हैं। अगर इसमें कोई प्लेन गलती से घुस जाए तो उसमें यह है कि आप उसको सीधा मार गिराएं। तो इसलिए प्लेन का भी एक रूट होता है, तो वो पूरा बहुत ही सख्ती से वहाँ पे भी होता है। तो वो नो फ्लाइंग जोन था। लेकिन तब तक जो पैसेंजर थे, इनको ये
पता था कि वो हाईजैक हो चुके हैं चौथे प्लेन के। तो कुछ पैसेंजर ने उसमें बहादुरी दिखाई, चूँकि इसमें 4 थे, 2 प्लेन में कंट्रोल किया हुआ था, 2 ये, और वो देख रहे थे कि वो प्लेन को तेज़ी से नीचे ले जा रहा है, और उनको उनकी मंशा और मकसद समझ में आ गया। उनको लगा कि ये तो मरना ही है, तो मरना है तो उससे अच्छा है कि कुछ लड़ो, कम से कम क्या पता जीत जाए, प्लेन पे वापस कंट्रोल आ जाए। तो इस चक्कर में कुछ पैसेंजर उतरे और उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी और उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की, और इसी वजह से ये प्लेन अपनी तय मंजिल पर, 3 ने तो अपना टारगेट को पूरा कर लिया था, लेकिन इसको जहाँ जाना था वो इस लड़ाई झगड़े की वजह से जो पायलट है उसने अपना कंट्रोल खो दिया, और ये प्लेन जो है ये वाशिंगटन से बहुत पहले शैंक्सविले के पास एक जगह है वहाँ पे, पेनिnsylvania शैंक्सविले, तो वहाँ पे क्रैश कर गया। और ये अगर अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच पाया तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर जो बैठे वो 44 पैसेंजर थे, मुसाफिर थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जिन्होंने उस पे कंट्रोल किया, और उन 44 के 44 लोगों की मौत हो गई। तो ये चौथा प्लेन जो है ये सिर्फ अपने टारगेट को, जो ओसामा बिन लादेन की पूरी प्लानिंग थी उसमें नाकाम रही, और ये पहले ही गिर के क्रैश कर गया था। और इस तरीके से ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। और इस पूरे हमले में बाद में जब लाशों की गिनती हुई तो 2977 लोगों की इसमें मौत हुई। लेकिन इस मौत के आंकड़े से कहीं ज़्यादा भयानक और खौफनाक ये जो हमला जिस तरीके से किया गया वो था, जिसे शायद दुनिया कभी नहीं भूल पाएगा। शायद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उन 2 प्लेनों का टकराने की जो तस्वीरें हैं, जो लाइव तस्वीरें हैं, वो हम आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आतंक की ऐसी सोच ये अपने आप में सबसे ख़तरनाक और खौफनाक थी। प्लेन को बम बनाकर यूज़ किया जा सकता है, ये अपने आप में सबसे ख़तरनाक थी। इसके बाद फिर इसके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरी हुई, कमेटी बैठी, कमीशन बैठा यूएस में, और फिर उनकी जो एयर सिस्टम है उसमें बहुत सारी मजबूती लाई गई। फिर नया कानून बना कि वो आतंकवादियों से बात नहीं करेंगे, और इस तरह का अगर कोई प्लेन हाईजैक हो जाता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये हाईजैक हो गया और ये कहीं किसी जगह को निशाना बनाएगा, तो ये भी है कि चाहे उसमें कितने भी मुसाफिर हों, अपने ही कंट्री के हों, उस प्लेन को मार गिराएंगे। उसके बाद ये सारे कानून बने। तो लगभग 10 साढ़े 10 घंटे के बाद कल सुबह इस चीज़ को 2011 को 17 साल हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा लगता है तस्वीर देखने के बाद ये कल की बात है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये चूँकि कैसे क्या हुआ ये तो आपने सब देखा, टीवी पे देखा, आपने पढ़ा, लेकिन इसकी साजिश कैसे हुई, इसकी आइडिया कहाँ से आया, ये चीज़ें जो थी ये सारी मुझे लगा कि ये मैं आपसे शेयर करूं और इसको बताऊं। तो 9/11 की कायदे से पूरी कहानी है। उसके बाद खैर इसी 9/11 की वजह से ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में घुस के मारा यूएस सील कमांडो ने। वो ऑपरेशन भी अपने आप में बहुत ही मतलब लाजवाब ऑपरेशन था। और कमाल देखिए कि जिस अमेरिका को लादेन ने जहाज़ को बम बनाकर ठर्राया, दहलाया, अमेरिका ने उसी लादेन को, सील कमांडो रात के अंधेरे में 2 स्पेशल चॉपर जाता है, हेलीकॉप्टर, और वो वहाँ उतरता है, उसके घर में ओसामा बिन लादेन को मारता है, उसकी बॉडी उठाता है और वो चॉपर को वापस लेके आते हैं। हालांकि उसमें से एक चॉपर क्रैश हो गया था, लेकिन इधर आसमान से उसने मौत बांटा और उधर आसमान से खुद ओसामा बिन लादेन के लिए भी मौत आई थी। तो ये भी एक सबक है। तो ये थी कहानी 9/11 की। इससे जुड़े हुए कोई भी अब आपके सवाल होंगे तो मैं ज़रूर ले लूँगा। और मुझे लगा कि आप को शायद मैंने जो कहानी बताई उसमें बहुत कुछ आपको शायद कुछ नया सुनने को मिला, और नहीं मिला हो तो बताइएगा मुझे। सर एक परमजीत मनहास हैं, तो बेसिकली टीचर हैं। अच्छा, परमजीत मनहास, लेकिन परमजीत मनहास साहब नमस्कार जी। लेकिन सर वो आपकी जो डेली स्टोरीज होती हैं वो सुनते हैं और अपने स्टूडेंट्स को फ्री टाइम में बताते हैं ताकि उनको कुछ सीखने का मौका मिले और लास्ट में उनको मॉरल भी बताते हैं। परमजीत मनहास जी, बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप कहानी सुनते हैं और अपने बच्चों, जो स्कूल में आप हैं बच्चे, उनको भी सुनाते हैं और उनका मोरल या सार बताते हैं। ये ज़रूरी भी है कि क्योंकि कहानी का, हर कहानी में एक मैसेज, एक पैगाम होता है, तो वो भी हमें बताना चाहिए। जैसे कोई कह सकता है कि आप ज्ञान की बातें दे रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, कि कौन सी कहानी में क्या सार होता है। मुझसे अगर अभी 9/11 का ही आप पूछ लें तो मैं बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये बहुत पुराना डायलॉग है कि बुरे का अंत बुरा होता है, और आतंक कितना भी ख़तरनाक, खौफनाक हो, एक दिन उसके साथ ऐसे ही होता है।
सर जीशान मुनव्वर है, हाँ, वो बोल रहे हैं कि सर जिहाद के नाम पे लोगों के माइंड को वॉश करना, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? ज़ीशान मुनव्वर साहब का कि जिहाद के नाम पे लोगों का जो ब्रेन वॉश करते हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। ज़ीशान साहब, इसमें मैंने बहुत सारे मतलब लोगों से बात की, मिला हूँ, और ब्रेन वॉश होता कैसे है, जिहादी बनाते कैसे हैं, ये इस पे मैंने बहुत सारे काम किए थे, शोज़ भी निकाले हैं। और मुझे ये आइडिया तब आया था जब मैंने पहली बार अफजल गुरु का इंटरव्यू किया था पार्लियामेंट अटैक के बाद, और मैंने उससे पूछा था कि ये आपने कैसे किया। तो उसने कहा कि मेरा ब्रेन वॉश कर दिया गया था, मेरे साथ बीएसएफ और कुछ लोगों ने वहाँ पे ज़बरदस्ती मुझे झूठा केस में उठा लिया, फंसा लिया, उसके बाद फिर मारा पीटा, फिर ये सारे लोग आए जो आतंकवादी थे, उन्होंने मेरे पीठ थपथपाए, मुझसे हमदर्दी जताई, और फिर मैं उनकी बातों में आ गया। तो मैंने उससे ये इंटरव्यू का पार्ट है, मैंने कहा था कि आपको मालूम है कि आप जिस तरीके से इन चीज़ों में आकर आपने जो आतंकवादी हरकतें हिंदुस्तान में होती हैं, उससे अगर एक मुसलमान आतंकवादी है और वो इस तरह की हरकत करता है, तो मैंने कहा तुम तो करके निकल गए, लेकिन उससे देश के जो करोड़ों मुसलमान हैं, कभी आप सोचते हो कि उनके प्रति क्या होता है? शक की नज़र से लोग देखते हैं। तो आपके एक की गलत हरकत से अगर बाकी के मुसलमानों पे इस तरह से लोग शक करें, जैसे मैंने ओपनली कहा था कि मैं भी मुसलमान हूँ, तो आपकी हरकत से ये लगता है कि अगर मुझ पर भी शक होता होगा, तो ये तो कहीं से भी जायज़ और ठीक नहीं है। दूसरा, ब्रेन वॉश का इस्लाम के बारे में अगर है, तो मुझे लगता है कि जो इस्लाम में कुरान में लिखा है, अगर वही आदमी पढ़ ले तो किसी और को ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आप जितने जिहादी, ह्यूमन बॉम्ब और इस तरह के लोग देखेंगे, उनमें से ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं। जैसे आप कसाब का एग्जाम्पल ले लीजिए। कसाब को कहा गया था कि मरने के बाद जन्नत में हूरें मिलेंगी, जो तुम्हारी बॉडी है, जो लाश है, उससे खुशबू आएगी। और ये फैक्ट, वो फिल्म में जो दिखाया गया था वो गलत नहीं था। कि मुंबई पुलिस के उन अफसरों का नाम नहीं लूँगा, वो जब उसके मॉर्चरी में जो बाकी 9 साथी थे कसाब के, उसको लेकर गए थे, और वो तब तक 4-5 दिन या 7 दिन पुरानी हो चुकी थी बॉडी। उसने कहा था कि लो सूंघ, इसको देख कितनी खुशबू आ रही है। अब वो पढ़ा लिखा नहीं, ठीक से उर्दू तक नहीं बोल पाता था, वो अपनी कबायली ज़ुबान बोलता था कसाब। तो ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करना सबसे आसान काम होता है, और ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं हो, जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं हो। तो ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, ये उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, ख़ासतौर पे ह्यूमन बम बनाने के लिए, ऐसे फ़िदाइन जो मिशन है उनको पूरा करने के लिए। लेकिन दूसरा पहलू फिर ये भी है कि इसमें बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े अच्छे खासे लिखे लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये वही चीज़ें हैं कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद पे यकीन करें, और जो गलत है वो गलत है, उसके लिए कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता कि ये करेंगे तो ये होगा। सर तो अंजनी सेडेकर हैं, अंजानी सेडेकर, वो बोल रहा है कि सर ये कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि अमेरिका की इकॉनमी इतनी खराब थी कि उन लोगों ने आतंकवादियों से हमला खुद कराया था। अंजनी शेडाकर साहब हैं, शायद नाम मैं ठीक नहीं ले रहा हूँ, अंजनी शेडाकर साहब, इनका कहना है कि अमेरिका भी ये 9/11 करा सकता है, उसकी इकोनॉमी की ठीक नहीं थी। अंजनी साहब, मुझे लगता है कि जितनी इंक्वायरी रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें आई हैं, और जो इस तरह की सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। और इस पे चूँकि खुद ओसामा बिन लादेन ने भी क्लेम भी किया है। हाँ, वो मिल के करे तो इस बारे में तो जाहिर सी बात है कि मैं नहीं कह सकता हूँ। तो हाँ, एक सवाल है सर कि क्या जितने भी आतंकवादी हमला पाकिस्तान अमेरिका ने जो हुआ था अमेरिका में, हाँ सर, लेकिन इसको बनाने वाले, इसको पैदा करने वाले इन टेररिस्टों को फंडिंग के लिए तो अमेरिका ने ही करा था। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि इन लोगों ने आतंकवादियों को जो अलकायदा बनाया था, ये अमेरिका ने ही बनवाया था। एक सवाल है कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं इन सब को कहीं ना कहीं, रोहित कुमार का सवाल, रोहित कुमार साहब आपका सवाल है कि ये जो सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, चाहे वो लादेन के बारे में बात कर रहे हैं, कि इन सबको खड़ा किया या पाला पोसा अमेरिका नहीं। ये बात बहुत हद तक सही है। ये सिर्फ मैं ओसामा बिन लादेन नहीं, बल्कि अबू बकर अल बगदादी जो ISIS का चीफ है या था, उसके बारे में भी। जब अफ़गानिस्तान में रशिया और अफ़गान के बीच सारी लड़ाई चल रही थी, तब US ने ओसामा बिन लादेन का सपोर्ट किया। ओसामा बिन लादेन और उसके लड़ाके को हथियार भी दिए, फंड भी दिए, पैसे भी दिए। सेम जब सीरिया में विद्रोहियों का आतंक चल रहा था असद सरकार के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे लड़ने के लिए और इराक़ में सद्दाम हुसैन और उनके लोगों से निपटने के लिए बगदादी को खड़ा किया गया।
बगदादी को ट्रेनिंग दी गई हथियारों की, कहते हैं बगदादी ने इजराइल में भी ट्रेनिंग ली और सारे पैसे और फंड दिए गए। तो ये है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से अमेरिका हर बार यूज़ करता है लोगों को, और उसके बाद जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर वो उनका सफाया कर देता है। तो ये सारे चीज़ें हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिकी मीडिया ने भी इस पर बहुत कुछ काम किया, और उसने ये प्रूफ के साथ कहा कि एक ज़माने में ओसामा बिन लादेन को ही अमेरिका ने ही तैयार किया, बगदादी को अमेरिका ने तैयार किया, फिर जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो उनको किनारे लगा देता है, लेकिन तब तक वो बहुत नुकसान कर चुका होता है। सर कई लोगों का सवाल है कि अब लादेन की बताएं कि लादेन आतंकवादी कैसे बना था, मतलब पूरी हिस्ट्री बताएं उसकी। कई सवाल हैं कि लादेन आतंकवादी कैसे बना था, उसकी पूरी हिस्ट्री। लादेन की असल में सऊदी अरब में ये बहुत बड़े, मतलब लादेन परिवार का एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और वहाँ आज भी लादेन कंपनी है, और मतलब यूएस में भी है, और ये बहुत सारे भाई बहन हैं लादेन, तो और बहुत अमीर घराने से। तो सऊदी अरब में रहा लादेन, सब कुछ ठीक ठाक था। जब अफ़गानिस्तान में रशिया और अफ़गानिस्तान के बीच ये सारी चीज़ें शुरू हुई, वहीं से उसने अफ़गानिस्तान की मदद करने की पहल के नाम पे शुरुआत की थी लादेन ने, और फिर उसको अमेरिका का सपोर्ट मिला, पैसे बेइंतहा थे, फिर उसने अपना सारा धंधा छोड़ा और उसी में लग गया, और वहीं से फिर धीरे 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 वो एक अफ़गानिस्तान के नाम पर उसे लगा कि अब वो जहाँ जहाँ भी जो हो रहा है वो उसका खलीफा बन सकता है, उसको लीड कर सकता है, उनका सरदार बन सकता है। तो उसकी धीरे धीरे इस तरीके से शुरुआत हुई, और फिर वो अमेरिका के ही ख़िलाफ़ होता गया। जब अमेरिका ने कुछ जगहों पे हमले करने शुरू किए और अमेरिका की बातें जब उसको फिर बुरी लगने लगी, तो वो अमेरिका जिससे पहले कभी दोस्ती थी वो उसका दुश्मन बन गया, अमेरिका उसका दुश्मन बन गया, और इस तरीके से फिर बाकायदा इसने अपना एक संगठन अलकायदा शुरू किया, और उसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही है। सर एक सवाल अदनान शम्स का है, हाँ जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, हाँ कि सर क्या ये बात सही है कि अगर हमारे देश 9/11 से कुछ सीख लेता तो हमारे यहाँ 26/11 देखने को नहीं मिलता? और सर तो क्या बदलाव हुआ है वहाँ? अदनान शम्स साहब का सवाल है कि क्या अगर 9/11 से हमारा देश सीख लेता तो 26/11 ना होता। देखिए, ऐसे नहीं, हर मुल्क ने सीखने की कोशिश की थी, और 9/11 आसमान से हुआ था, 26/11 समंदर के रास्ते आतंकवाद तैरता हुआ मुंबई आया था। ये फ़र्क है, उसकी प्लानिंग अलग थी, इसकी प्लानिंग अलग थी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक तो है, उसको तो हम मना नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अमेरिका में 9/11 के बाद पूरे उनके जो एयर ट्रैफिक सिस्टम है वो बहुत मजबूत किया गया है। अब वहाँ तलाशी बहुत ज़्यादा ले, आप तो आपको भी पता है कि हमारे जो मंत्री तक जाते हैं तो उनके कपड़े उतार के तलाशी ली जाती है। एक बार शाहरुख खान की ऐसी तलाशी ली गई थी तो भी हंगामा हुआ था न्यूज़। तो अब हालत ये है कि वो अमेरिकी को छोड़ के बाकी कोई भी आप कितने बड़े हों, बहुत सख्त तलाशी से गुजरना पड़ता है। हमारे यहाँ भी 26/11 के बाद ये हुआ कि जो समुद्री जो रास्ते हैं हम उसको पहले हल्के में लेते थे, अब मुंबई से टच करते हुए हर साहिल की बहुत ज़्यादा निगरानी और निगहबानी होती है। तो हर बस फ़र्क ये है कि हम हादसे के बाद सबक लेते हैं, हादसे से पहले उतने चौकन्ने नहीं होते। सर एक आरटी करके आईडी है, उनका सवाल है, सर क्या लादेन की मदद से अमेरिका ने खुद पर अटैक करवाया ताकि अफगानिस्तान के ऑयल फील्ड पर कब्जा करने के बाद उन्होंने लादेन को मार भी दिया? किस बात में सच्चाई है? क्या क्या मैं सर लादेन की मदद से अमेरिका ने खुद पर हमला करवाया, मोटिव था ऑयल फील्ड पर कब्जा करने का, लेकिन जब मोटिव पूरा हो गया तो लादेन को मरवा दिया। ये आरटी का सवाल है कि क्या ये इसके पीछे अमेरिका और लादेन की मिली भगत है कायदे से, और फिर मरवा दिया। मैंने जैसे शुरू में इसका जवाब दिया था कि ये दोनों कभी एक साथ हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे खिलाफ हुए। तो इस पर मतलब मेरी तरफ से कुछ पुख्ता तौर पे और वो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ, तो मैं गलत नहीं कहना चाहता हूँ। सर कबीर जी हैं, वो बोल रहे हैं सर आपने कि यूनाइटेड 93 मूवी देखी? कौन सी? यूनाइटेड 93। कबीर साहब, बिल्कुल यूनाइटेड 93 मूवी देखी है, मैंने देखी है और मुझे अच्छी भी लगी। सर एक क्राइम, इंडियन पुलिस क्राइम तक है, वो बोल रहे हैं अच्छा आचरण क्या है? अगर वो अच्छे आचरण व्यवहार करते हैं जैसे कोई कैदी, तो उन्हें जल्दी बाहर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस हमले के कारण सुरक्षा एजेंसियों का क्या खराब समानवीय है? इंडियन पुलिस क्राइम तक, बिल्कुल आपका अच्छा आचरण क्या है मैं ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा मोबाइल खोला था। आज मैं मेल पढ़ रहा था कि मेरा आप नाम नहीं लेते, मेरा कुछ भी जिक्र किया कीजिए। तो मैं सवाल पे तो नहीं जाऊँगा, मुझे जितना दिखाई दे रहा है मैं ज़रूर बता दूँगा।
आदित्य मद्रिसा जी हैं, मोनू गुप्ता हैं, अविनाश शर्मा हैं, हिमांशु ओझा हैं, चंदन बजाज हैं, सुमित गर्ग हैं, भारत लांद्रा हैं, ऋषभ सचान हैं, सोनी वी हैं, एक विराट कोहली साहब बहुत आते हैं, हालांकि टीम अच्छा नहीं कर रही, क्या करूं, हिमांशु ओझा हैं, देन योगेश महाजन, आदित्य यादव, मृणाल दास, चंदन बजाज, ऋषभ प्राशर, किशन कुमार देव, रोहित चौधरी, नेहल ऋषभ, दीपक सिंह, काशिफ खान, उदय सिंह, ऋषभ प्राशर, ललित कुमार, श्यामा प्रसाद एस, डॉक्टर ईशान भारद्वाज, नमस्कार आपको और आपकी पूरी टीम को। आपका सवाल भी है इसमें, चलिए मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। निर्मया गर्ग, मोहित भट्ट, हिमांशु ओझा, अनुराग चौधरी, अदनान शम्स, नेहल ऋषभ, सादिक सपा, योगेश महाजन, शिवांगी श्रीवास्तव, चंदन बजाज, सनी वी। तो इसके अलावा जो है, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा कि बहुत सारे लोगों की शिकायत हो जाती है। यश तवैत, नरेंद्र कलेरा, अभीर कुलभरदेर, आफ्ताब खान, उदय सिंह, किशन कुमार देव, नॉलेज एक्सप्रेस, मोहित पवार, आनंद कुशवाहा, यश, संजीव सिंह, अभिषेक दास, अरविंद चौधरी, रोहित विकास, मोहित भट्ट साहब, रणवीर सिंह, राहुल राणा, वैभव प्रकाश, शैलेश कुमार, किशोर जने, नेहल ऋषभ। तो मैंने इसलिए लिया कि बहुत सारे लोगों की शिकायत थी। तो खैर, आज की जो है पूरी कहानी आपको सुना दी। और दिल्ली में एक नए बाबा पकड़े गए हैं, और वो बाबा अक्सर टीवी पे आते थे, बहुत ज्ञान भी देते थे, और इधर पता नहीं क्या हो गया कि साल या महीना ख़त्म होता नहीं उससे पहले बाबा जो है वो लाइन में आ जाते हैं जेल जाने के लिए। इतने बड़े बड़े बाबा तो हो ही चुके हैं। बीच में एक जलेबी बाबा आए थे, उनके भी महीना 2 महीना भी नहीं हुआ। अब एक दिल्ली के आशू महाराज बाबा, बहुत बड़े बाबा हैं ये, बाकायदा टीवी पे शो करते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं, ख़ुद को भगवान भी कहते हैं। सोशल मीडिया का भी बहुत उन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब पता चला कि गैंग रेप के मुलजिम हैं, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। तो आज वारदात 11 बजे इसी के ऊपर है, आप ज़रूर देखिएगा मौका मिले तो। और क्राइम तक को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए, स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब करते रहिए, और इस परिवार को बड़ा करते रहिए। और कुछ का है मैच पे कमेंट दे दीजिए, क्या बोलूं, दिल टूटा हुआ है। मतलब ये मैच तो कायदे से हम लोग, मतलब पहले दिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक तो वो छठे विकेट की पार्टनरशिप, बिहारी अच्छा खेल गया और साथ में जडेजा तो थोड़ी बहुत इज्जत रख ली। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड ने बैटिंग की कल से, आज से, तो उसके बाद अब ये मैच हाथ से जा चुका है। अब ये है कि आज चौथा दिन है, कल 5वां, ड्रॉ भी मुश्किल है कि ड्रॉ करेंगे कि नहीं। हाँ, बस पूरे मैच में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, और वो किसी को भी, मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। एलिस्टर कुक का सेंचुरी बनाकर इस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट, मतलब वो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर और इंग्लैंड के हाईएस्ट टेस्ट में रन बनाने वाले। तो उनकी दोनों आखिरी जो टेस्ट की इनिंग है, पहले इनिंग में 50 बनाई, दूसरे में 150 से थोड़ा सा चूक गए, लेकिन सेंचुरी बनाकर और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है किसी भी टेस्ट क्रिकेटर के लिए। तो एलिस्टर कुक को सलाम। और एलिस्टर कुक की ऐसी विदाई, ड्रीम विदाई है ये उनकी। हालांकि पूरे सीरीज़ में नहीं चले, 3 टेस्ट तक, और जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि ये मेरा आखिरी टेस्ट है, तो देखिए कि एक 50 भी बना दिया, एक सेंचुरी भी बना दी, और पूरे इंडियन टीम ने भी उनको बहुत इज्जत दी। लेकिन जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, तो 4-1 बहुत बुरा लग रहा है। अब 3-2 होता तो बहुत अच्छा होता, लगता कि हाँ लड़े हैं, पर 4-1 जो स्कोर कार्ड है ना, वो बता रहा है कि एक तरफा है। हालांकि कुछ मैच एक तरफा नहीं हुए, कम से कम 2 मैच तो हम जीते जीते हार गए थे। सर, एक सवाल है कि लादेन का कभी उसने इंडिया को नुकसान पहुंचाया है? एक सवाल है कि लादेन ने कभी इंडिया को नुकसान पहुंचाया है? लादेन के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अलग अलग इंडिया के ख़िलाफ़ साजिश बुनते रहे। इंडिया के ख़िलाफ़ देखिए, 1-2 तरह का नुकसान होता है, एक डायरेक्ट अटैक करना और एक ब्रेन वॉश करना। तो जिस तरीके से आप नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, उनके दिमाग में जहर फैला रहे हैं, ऐसा बहुत है। लेकिन लादेन का इंडिया में नेटवर्क कभी सॉलिड नहीं रहा, उसकी वजह हमारी सिक्योरिटी एजेंसी भी। और लादेन का ये भी था कि वो इंडिया उसके लिस्ट में सबसे ऊपर भी नहीं था,
उसका मेन दुश्मन हमेशा से अमेरिका रहा, इजराइल रहा, तो वो उसका फोकस उस तरफ था, हमारी तरफ थोड़ा कम था। सर विजय कुमार जी हैं, वो बोला सर यहाँ मेरे कश्मीर के कैंप में हम सभी सोल्जर एक साथ आपका शो बैठकर देखते हैं और पूरे कैंप के सोल्जर की तरफ से आपका थैंक यू वेरी मच एंड आप प्लीज हम सोल्जर के लिए 26/11 की स्टोरी दिखाइए। सर ये हैं विजय कुमार। विजय कुमार साहब बहुत बहुत नमस्कार। और आप कहाँ पे देख रहे हैं? सर कश्मीर। कश्मीर में एक तो आप अपना ख्याल रखिएगा और आप जैसे लोगों पे हम सभी को गर्व है और आप अपने तमाम साथियों के साथ ये देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। और अच्छे रहिए आप लोग और खुश रहिए, और बस हम लोगों का इसी तरीके से जो आप लोग सेवा करते हैं, वाकई उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। और आपने ये कहा कि 26 से 11 में ज़रूर, मैं बल्कि 26 से 11 जब भी होगा, आपको अगर शायद वक्त ना मिले तो मैं आपको मेल करके बता दूंगा, आप मुझे इसी पे अपना मेल आईडी भी ज़रूर भेजिएगा। और बहुत खुशी हुई कि आप लोग वहाँ कश्मीर में बैठ के कहानी सुन रहे हैं और तमाम आपके साथी जो हैं उनके साथ सुन रहे हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए और हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहिए। और आप भी क्राइम तक के बहुत अच्छे परिवार के हमारे सदस्य हैं और हमेशा इसी तरह से आप जुड़े रहें, हमें खुशी होगी। सर एक सवाल है ललित कुमार जी का कि सर अमेरिका पे जब हमला हुआ तो उसने आतंकवादी हमला कहा, लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक के साथ जो किया वो भी तो एक आतंकवाद था। ललित कुमार का सवाल है कि अमेरिका पे जब हमला हुआ लादेन ने किया तो वो आतंकवादी हमला था, लेकिन जो अफगानिस्तान और इराक पर हुआ, देखिए ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं। और इराक का मैंने एक सरसरी आपको सुनाया था, चूँकि जब मैं वहाँ गया था तो मुझे पता चला था जब सर कि इराक पे पूरा हमले का मतलब वो सारा तेल का खेल था और अफ़गानिस्तान पे वर्चस्व की लड़ाई थी, एक तरफ रशिया था। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड में होती रहती हैं। इसके अलावा एक और भी है कि ये जो हथियारों का मार्केट है ना, वेपन, ये दुनिया में 5 कंट्री ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बनाती हैं। इस पर मैं किसी दिन आपको अलग से बताऊंगा पूरी, और कैसे हथियार को बेचने के लिए जंग की शुरुआत कराई जाती है, जंग की बीज बोई जाती है। क्योंकि हथियार बना तो लिया आपने, लेकिन अगर वो बेच नहीं पाए तो फिर किस काम का। और हथियार भी एक तरह से ड्रग्स के जैसे एक्सपायरी डेट वाला होता है कि आपने बनाया तो उसको बहुत टाइम तक आप यूं ही नहीं रख सकते। तो उसको बेचने के लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। और सिर्फ बेचना मकसद नहीं होता, आप बेचेंगे तो ख़रीदने वाले का यूज़ भी तो होना चाहिए। तो यूज़ कब होगा? जब आपके यहाँ उथल पुथल होगा, जब जंग जैसे माहौल होंगे, जब आतंक होगा। तो ये एक पूरी साजिश होती है ग्लोबली, इंटरनेशनली, और इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है और बहुत बड़ा ये सारे जो हथियारों का एक रैकेट है, पूरा जो पूरी मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें उसको मतलब कभी आप पढ़ें तो सारी चीज़ें पता चलेगी। दो सवाल है आपके लिए। अनिल बजाज जी बहुत देर से बोल रहे हैं कि आपने कभी उनकी ट्वीट का जवाब नहीं दिया, बहुत दिनों से। अनिल बजाज साहब, आपकी शिकायत है कि मैंने आपके ट्वीट का जवाब नहीं दिया। मैं एक बार मैंने शायद आप ही से वादा किया था और मैंने जवाब नहीं दिया। मैं क्या करूं, थोड़ा सा ट्विटर से बड़ा मतलब ये सारी चीज़ें अभी मैं सीख रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। वक्त नहीं मिला कभी और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं हूँ। वो तो क्राइम तक आया हूं तो मैंने अब थोड़ा सा सीखना शुरू कर दिया। लेकिन आज मैं अनिल बजाज साहब आपके ट्वीट का ज़रूर जवाब दूंगा। सर एक मोहम्मद अहमद को कह रहे हैं कि किसी के लिए आतंकवादी और किसी के लिए हीरो। आप किस तरह किसको देखते हैं, समझते हैं? किसी के लिए आतंकवादी और किसी के लिए हीरो, एक ही बंदा। मोहम्मद फैज़ साहब का कहना है कि आप किसी को आतंकवादी या किसी को हीरो कैसे देखते हैं। मतलब ये कई बार होता है कि हमारी नज़र में वो आतंकवादी, उसकी नज़र में हीरो है। ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स का मामला हो जाता है। और इसमें जैसे अगर मैं 1947 पे आऊँ तो जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो लड़ाई करते थे, तो हमारे लिए क्रांतिकारी थे, पर अंग्रेज़ों की नज़र में वो विद्रोही थे और कई ऐसे फांसी चढ़े। तो ये लड़ाई अब भी चलती है कि उनकी नज़र में आतंकवादी है, उनकी नज़र में वो लड़ाका है, हीरो है। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी किसी बेगुनाह और निहत्थे का खून बहाता है वो हीरो नहीं हो सकता। लड़ाई है तो आपकी सीधे जिससे लड़ाई है आप उससे आर पार की लड़ाई लड़ें। आम बेकसूर बेगुनाह लोग बाज़ार में जा रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, आप बमों से हमला करते हैं, उड़ा देते हैं, उनका क्या कसूर है? मैं तो यही कहता हूँ, मैंने बहुत पहले उसमें कहा भी था जब मुंबई हुआ था कि बारूद की आंखों पे पट्टी बंधी होती है और इसीलिए वो नहीं देख पाती कि कहाँ फट रहा है, कैसे फटना है, कौन लोग हैं जो उसकी जद में आ रहे हैं, जो चपेट में आ रहे हैं। अगर उसे पता होता तो शायद वो फटता ही नहीं। तो उसी तरीके से ये
जो दुश्मन हैं समाज के, आतंक के, उनकी भी पट्टी बंधी हुई है, उन्हें पता ही नहीं है। अरे जो दुश्मन है आप उससे लड़ो, आम बेकसूर बेगुनाह लोगों से लड़ने का क्या मतलब होता है। सर एक निमिष वर्मा है, वो बोल रहे हैं कि सर मैं न्यूयॉर्क में हूँ और मैं अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यहाँ पर जब 9/11 हुआ उस टाइम पे एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके लोगों के अंदर नफरत पैदा हो गई थी। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं है कि जिहाद जो होता है उसका असली मतलब क्या है। निमिष वर्मा जी ये यूएस से बोल रहे हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और वेलकम निमिष साहब क्राइम तक में। इनका सवाल ये है कि 9/11 जब हुआ था तो यूएस में एक ख़ास पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को लेकर बहुत सारा शक, गुस्सा था। ये होता है रिएक्शन। उन्हें मालूम था कि इसके पीछे ओसामा बिन लादेन है, गैंग, तो जितने भी मुस्लिम हैं वो उनके निशाने पर आएंगे, उनको शक की नज़र से देखेंगे। ये मैंने शुरू में भी कहा था और ये कभी भी हो जाता है। जैसे आप 84 का दिल्ली में जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था तो इसी दिल्ली में दंगे हुए, कई 100 सिख मारे गए। यही गलत होता है कि आप किसी एक की गलती की सज़ा आप उसकी पूरी कौम को देते हैं, तो वो गलत, जबकि वो शामिल नहीं है। लेकिन ये है, ये रिएक्शन होता है। दूसरा इनका सवाल है कि जिहाद असल में होता क्या। ये बहुत एक गलत हो जाता है कि जिहाद का मतलब मरना और मारना होता है, ये है ही नहीं। जिहाद का मतलब होता है बुराई से लड़ना, जिहाद का मतलब होता है अच्छे काम करना बुरे के ख़िलाफ़। पर हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल पढ़े लिखे लोग हैं इस्लाम में, मुसलमानों में, लेकिन मेरी अपनी जो समझ है, जो अब तक मैं पढ़ता आया हूँ या मुझे जो बताया गया है, उसमें यही है कि जिहाद किसी की जान लेने को नहीं कह सकते, ख़ासतौर पर किसी बेकसूर बेगुनाह की जान लेने को तो कह ही नहीं सकते। सर ऐश्वर्या बाजपेयी जी हैं, वो बोलते हैं कि सर मंडे टू सैटरडे तो हमारा टाइम कट जाता है, लेकिन संडे के लिए आप अपनी कोई स्टोरी डाल के जाएगा। ऐश्वर्या साहब हैं जो कह रहे हैं कि सैटरडे तक तो कट जाता है, संडे को, चलिए आपका ये सुझाव कि संडे को मैं स्टोरी डाल के जाऊं, ये पॉसिबल है। मैं अगर फ्राइडे सैटरडे रिकॉर्ड करके उसको मैं शेड्यूल कर दूं तो हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका कुछ हल निकले। और अब 10 बज चुके हैं और आपसे काफ़ी आज बात हुई। जिन लोगों का नाम नहीं ले पाया मैं ज़रूर फिर कल लूँगा। तो कल आपसे मुलाकात होगी, कल आपसे बात होगी, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे रहें और इसी तरह क्राइम तक को देखते रहें, हौसला बढ़ाते रहें। हाँ, एक फिर चलते चलते कोई कह रहे हैं कि एक लास्ट सवाल बताओ। सर अपनी बेटी का नाम बता दीजिए। मीनाक्षी मेहता पूछ रही हैं। अच्छा, मीनाक्षी मेहता जी नमस्कार। ये पूछ रही हैं कि मेरी बेटी का नाम क्या। मेरी बेटी का 2 नाम है। जो हम लोग घर में बुलाते हैं वो चीनी है और वैसे उसका नाम शम्सवी है। शम्स मेरा नाम है और मेरी बीवी का नाम सावी है, तो दोनों का मिलाकर शम्सवी। ये दुनिया में इकलौता नाम है और कहीं मिलेगा नहीं। और वैसे उसको हम लोग चीनी बुलाते हैं। तो कल मुलाकात होगी। थैंक यू, आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतने प्यार से पूछते हैं। और कल रात 9 बजे क्राइम तक मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।